दामिनी, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। हाँ, मेरी शादी पक्की हो गई है ना, तो बस उसी की तैयारियों में जुटी हुई हूँ। और वैसे तुम बताओ, आजकल कहाँ बिजी हो? सहेली से मिलने का बिल्कुल टाइम नहीं तुम्हारे पास। दामिनी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। अभी बस पिताजी को खाना देने खेत जा रही थी और उसके बाद घर जाकर और भी काम समेटने हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं मुझे। ये तो मैं जानती हूँ। अब बस अपने पिताजी से कहो कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी भी शादी कर दे। कब तक तू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म सहती रहेगी? किस्मत की लकीर में मिटा तो नहीं सकती। अच्छा, यह बताओ कहाँ जा रही हो और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां तो अच्छी चल रही हैं। वो मैं बाजार जा रही थी अपने लहंगे के लिए गोटा लेने के लिए। वैसे तू तो मेरी शादी में आ रही है ना? लास्ट टाइम पर यह मत कह देना कि तेरी सौतेली माँ तुझे आने नहीं दे रही। आना पड़ेगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर देर हो गई तो माँ गुस्सा करेंगी। कुछ देर बाद गौरी अपने पिता के पास खेत पहुँचती है। अरे गौरी बेटिया, तू मुझे सुबह सुबह 2 रोटी बांध कर दे दिया कर। गर्मी में धूप में चलकर इतनी दूर गर्मा गर्म रोटी लेकर आने की क्या जरूरत है? पिताजी, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगे रहते हैं। क्या आपकी बेटी आपको गर्मा गर्म रोटी भी नहीं खिला सकती? मेरी प्यारी बेटी, ऊपर वाला तुम्हें बहुत खुशियां दे। तुम्हें ऐसा ससुराल मिले जहां तुम रानी बनकर रहो। अरे बिटिया, ये तेरे हाथ पर निशान? गौरी के हाथ पर चोट का निशान था और वो उसकी सौतेली माँ ने उसे दिया था। गौरी अपने पिता से झूठ बोलते हुए कहती है, अरे यह निशान, वो तो मैं पोंछा लगा रही थी तो फिसल गई, तभी चोट लगी। घर जाकर मरहम लगा लूंगी। गौरी अपने पिता को कुछ नहीं बताती थी और सब कुछ अकेले ही सहन करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन घर पर जमुना आती है जो गांव में शादियां करवाती थी। आओ आओ जमुना, और बताओ मेरी बेटी के लायक कोई रिश्ता मिला? ऐसा रिश्ता खोज कर लेकर आई हूँ, अगर दिया लेकर भी ढूंढने निकलोगी तो मिलेगा नहीं। देखो, लड़के की फोटो बिल्कुल हीरो लगता है और कमाता भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात, लड़के की बहन नहीं इकलौता है, राज करेगी अपनी दिशा। हाँ, लड़का दिखता तो बिल्कुल हीरो जैसा है। मेरी बेटी के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। तो बस देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे दयावंती, गौरी बिटिया भी तो दिशा बिटिया की ही उम्र की है। क्या गौरी बिटिया के लिए कोई लड़का नहीं देख रही? उसकी शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? अरे घर में पैसों की खान थोड़ी ना है। छोटे से खेत में कितनी कमाई हो जाती है। आजकल के महंगाई के जमाने में घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया। और अब तुम कह रही हो कि 2 बेटियों की शादी करूं? ना बाबा ना, पहले एक के बारे में सोच रही हूँ, उसके बाद गौरी के बारे में सोचूंगी। नमस्ते जमुना आंटी, आप इतनी दूर से चलकर आ रही हैं। यह लीजिए, मैंने आपके लिए फ्रेश ठंडा नींबू पानी बनाया है, पी लीजिए। वैसे दयावंती, गौरी बिटिया है तो बहुत गुणी, जिस घर भी जाएगी उसके भाग्य ही खुल जाएंगे। अच्छा, अब ज्यादा इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी में क्या किसी चीज की कमी है? वो भी बहुत गुणी और संस्कारी है। और तू यहाँ अपनी तारीफ सुनकर बहुत इतरा रही है। जा यहाँ से और मेरे कपड़ों पर प्रेस कर और मेरा रूम भी साफ कर देना। दयावंती को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बेटी की जगह गौरी की तारीफ करे। सिर्फ वो अपनी बेटी की ही तारीफ सुनना पसंद करती थी। शाम को जयप्रकाश हारा थका खेतों से वापस आता है तो दयावंती उससे कहती है, तुम्हें पता है, हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैं उसकी शादी में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए तुम्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़ जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज सूरज निकला कहाँ से है जो तुम गौरी बिटिया की शादी की बात कर रही हो। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मैं गौरी की बात कर रही हूँ? रिश्ता गौरी के लिए नहीं, दिशा के लिए आया है। तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ करूंगा। अगर दिशा के लिए रिश्ता आया है तो गौरी के लिए भी ढूंढो।
तुम्हारी थोड़ी सी कमाई में इस गरीबी में इस घर का गुजारा कैसे कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। अगर कोई और होता तो कब का इस घर को छोड़कर चला जाता, और बात कर रहे हो कि इस घर से 2-2 डोलियां उठकर जाएंगी। अगर एक बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया जा सकता है तो दूसरी के लिए भी लिया जा सकता है। जयप्रकाश ऐसा कहकर घर से बाहर चला जाता है। दयावंती को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा बेचारी गौरी पर निकालती है। माँ, इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझे क्यों मार रही हैं? तेरी गलती है, इसीलिए तो मम्मी तुझे मार रही है। हमेशा तेरी ही वजह से मम्मी पापा के बीच लड़ाई होती है। तू ही है असली लड़ाई की जड़। मेरी बेटी की खुशियों के बीच आ रही है। सोचा था कि अकेले अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी और तेरी शादी ऐसी ही सादगी से, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी दयावंती है। तेरी शादी ऐसे घर में करूंगी जहां तेरा ससुराल नंद से भरा हो। यहाँ भी तू हमारी गुलामी कर रही है और वहाँ भी नौकरानी बनकर ही रहेगी। अब देखना मैं करती क्या हूँ। दयावंती अपना सारा गुस्सा गौरी पर निकालकर चली जाती है। कुछ दिन बाद जमुना गौरी के लिए रिश्ता लेकर आती है। बहन जी, उस घर में तो 5-5 नंद हैं। मुझे लगता है गौरी बिटिया के लिए तुम्हें कोई और रिश्ता ढूंढना चाहिए। कमी ही क्या है इस रिश्ते में? एक तो अमीर होकर दहेज की मांग नहीं कर रहे और ऊपर से गरीब घर की बेटी अमीर ससुराल में चली जाएगी। तुम्हें इस रिश्ते में क्या बुराई लगती है? जमुना बहन पहले ही बता रही हैं कि 5-5 बहनों की वजह से उस घर में रिश्ते नहीं आ रहे। तो अब तुम बताओ, हम अपनी गौरी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? देखो, मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें तो बुराई नजर नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें कोई शादी में खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस घर में तो हीरे की खदान है ना, जो मैं उसे अपने लिए बचा रही हूँ। अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। जमुना बहन, बात आगे बढ़ाओ। जयप्रकाश के लाख मना करने के बाद भी दयावंती गौरी की शादी एक ऐसे घर में तय कर देती है जिस घर में उसकी होने वाली 5-5 ननंद थी। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ससुराल में जाकर सुखी जीवन न जी सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। गौरी और दिशा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब से मनहूस की शादी तय हुई है तब से तो इसके पैर जमीन पर है ही नहीं। घर में काम पड़ा रहता है, सब छोड़ छाड़ कर निकल जाती है सैर सपाटे को। माँ, आपने तो दिशा को अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाई है, लेकिन मैं तो अपनी शादी के लिए अपने हाथों से ही कपड़े तैयार कर रही हूँ। इसीलिए बाजार जा रही थी गोटा मोती सितारे लेने के लिए। गौरी अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए वो अपने पिताजी से अपनी शादी की ड्रेस बनाने के लिए पैसे नहीं मांगती। वो खुद ही घर पर बना रही थी। कुछ समय बाद वो बाजार पहुंचती है और उसे बाजार में अपनी पुरानी सहेली दामिनी मिलती है। अरे दामिनी तो ससुराल से कब आई? कल ही आई हूँ ससुराल से, लेकिन अब पूरा 1 महीना आराम कर जाऊंगी। मेरी एक ही ननद है, लेकिन 24 घंटे खाती है। नई नई डिश बनाकर देते रहो, अगर मना कर दो तो मुंह बना लेती है, घर सर पर उठा लेती है और फिर घर में जो तांडव होता है, तौबा तौबा, मेरी तो कमर ही अकड़ चुकी है इतना काम करके। क्या ननद सच में ऐसी होती हैं? और नहीं तो क्या, ऐसी ही होती है चुड़ैल ननद। खुद एंजॉय करती है और भाभियों को घर की नौकरानी समझती है। वैसे सुना है तेरी भी शादी तय हो गई है और तेरी 1 नहीं 2 नहीं 5-5 ननंद है। ऊपर वाला तुझे तेरी 5-5 ननंद के कहर से बचाए। तेरी सौतेली माँ ने जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में तय की जहाँ लड़के की बहन ही नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने आगे क्या होगा। गौरी अपनी सहेली की बात सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन आता है जिस दिन गौरी और दिशा की शादी थी और सभी रीति रिवाज से दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दिशा अपने ससुराल चली जाती है और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। क्या ये मेरा ससुराल है? इतना बड़ा, इतना आलीशान। लेकिन क्या फायदा इतने आलीशान ससुराल का जहाँ मेरी 5-5 अमीर ननद है। वो तो मुझे इस आलीशान घर की रानी नहीं, नौकरानी बना के रखेंगी। मैं तो अपने साथ वैसे भी कुछ लेकर आई नहीं, गरीब घर से वैसे हूँ। मुझे तो अपनी पैर की जूती बना के रखेंगी।
गौरी अपने ससुराल की दहलीज पर खड़े हुए ये सब सोच रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरी और सहमी थी क्योंकि उसके मन में 5-5 ननद का खौफ बैठा हुआ था। तभी उसकी सास कहती है, टीना, मीना, तारा, सितारा, मंजू कहाँ रह गई हो? तुम्हारी भाभी कब से दरवाजे पर खड़ी है। क्या तुम्हें अपनी भाभी का गृह प्रवेश नहीं करना? गौरी अपनी 5 ननद का इंतजार करती है। कुछ समय बाद गौरी की 5 ननद आ जाती हैं और वो बहुत गुस्से में नजर आती हैं। मम्मी, हमने आपसे कहा था गरीब घर की लड़की को इस घर की बहू मत बनाइए। हमारा भी एक स्टेटस है। अब हम अपने दोस्तों में अपनी गरीब भाभी को कैसे मिलवा सकते हैं? इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, हम लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं और ये टीना बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। इनका मेकअप देखिए, ये तो हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करती। ये कहाँ, हम कहाँ? हम इतने ज्यादा अमीर और ये इतनी ही ज्यादा गरीब। और मम्मी जी, आपने कैसे सोच लिया कि हम अमीर होकर अपनी गरीब भाभी का गृह प्रवेश करेंगे? कभी नहीं। हमें ये रिश्ता पहले भी मंजूर नहीं था और हमें ये रिश्ता आज भी मंजूर नहीं है। इस घर की अमीर ननद गरीब बहू का गृह प्रवेश कभी नहीं करेंगी, कभी नहीं। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम अमीर ससुराल में तो आ चुकी हो, लेकिन इस घर की नौकरानी से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। तुम इस घर में नौकरानी बनकर रहोगी, 5-5 अमीर ननद की गुलामी करोगी, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करोगी। इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो तुम, नौकरानी। अरे, दरवाजे पर कब तक खड़े रहने का इरादा है? अंदर आओ और मेरा रूम साफ करो। शादी के चक्कर में सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। अब भैया की तरफ क्या देख रही हो? भैया कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारी सुनते हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, समझी? गौरी बहू कहाँ खो गई हो? तुम्हारी 5 ननद कब से थाल लेकर तुम्हारे स्वागत का इंतजार कर रही हैं और तुम न जाने किन सोचों में खो गई। कहाँ हो? सपने से बाहर आओ। क्या मैं खुली आंखों से इस सपना देख रही थी? मेरी 5 ननद अभी जो मुझे खरी खोटी सुना रही थी वो सिर्फ मेरा वहम था। यह 5 तो फूल की थाल लेकर खड़ी हुई हैं। गौरी के मन में अपनी 5 ननद के लिए इतना खौफ बैठ गया था कि उनके मुंह से मीठे स्वर भी उसे आग उगलते हुए नजर आ रहे थे। कुछ समय बाद उसकी 5 ननद गुलाब की पंखुड़ियों से अपनी भाभी का स्वागत करती हैं। भाभी, आप इस चेयर पर बैठिए। यह चेयर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, खास इटली से मैंने आपके लिए मंगवाई है। हाँ, गौरी बैठ जाओ, वरना मंजू को बुरा लग जाएगा। गौरी कभी भी इतनी एक्सपेंसिव चेयर पर नहीं बैठी थी। वो उस लग्जरी चेयर पर बैठते हुए हिचकिचा रही थी। कुछ देर बाद वो बैठ जाती है और फिर सभी रस्म होती हैं और फिर सब आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद गौरी किचन में आती है अपनी पहली रसोई बनाने के लिए। तभी वहाँ उसकी ननद तारा आती है। गौरी भाभी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? वो आज मेरी पहली रसोई है ना, तो बस इसीलिए। भाभी, मैं जानती हूँ कि आज आपकी पहली रसोई है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप अपनी पहली रसोई में सारा खाना अपने हाथों से बनाएं। मैंने आपके लिए स्पेशल शेफ को बुलाया है। बस आप रस्म के हिसाब से हाथ लगा देना, बाकी सारा काम शेफ कर देगा। अब आप अपने अमीर ससुराल में आ गई हैं, तो आपकी ननद आपको लग्जरी फैसिलिटीज देंगी, ठीक है? यह मेरी ननद ही है क्या? ये इतने प्यार से बात क्यों कर रही है और मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? पहले मेरे लिए इटली से लग्जरी चेयर मंगवाई और अब मेरे लिए इतने बड़े शेफ को रखा। गौरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अमीर ननद उससे इतने प्यार से बात कर रही है, क्योंकि उसने तो यही सुना था कि ननद बुरी होती हैं। कुछ समय बाद सभी खाना बनाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। गौरी बहू, यह हलवा तुमने अपने हाथों से बनाया है, मजा ही आ गया। पापा, आपको डायबिटीज है, यह आप जानते हैं ना, थोड़ा हल्का हाथ रखिए। अरे सूरज बेटा, खा लेने दे, इतना ज्यादा टेस्टी है कि मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पा रही। भाभी, मैंने आपसे मना भी किया था कि आपको सिर्फ पहली रसोई की फॉर्मेलिटी ही करनी है, लेकिन फिर भी आपने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने हाथों से सिर्फ मीठा बनाया है। गौरी बहू, तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा ही पाया। सच में तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी और गुणी हो। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य ही हो गई।
महिमा अपनी बहू से खुश होकर पहली रसोई के शगुन में उसे एक सोने का सेट देती है। मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास जो माँ जैसा प्यार देती है, ससुर बाप जैसा, और मेरी 5 प्यारी ननद जिनके बारे में मुझे इतना डराया गया, वो कितनी ज्यादा अच्छी है। मैंने सभी की टिकट बुक कर दी है। आज हम मुंबई जा रहे हैं क्योंकि आज का डिनर मेरी तरफ से ताज होटल में होने वाला है, भाभी की आने की खुशी में। भाभी, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? मुंबई के ताज होटल में डिनर, इससे ज्यादा लग्जरी और क्या हो सकता है। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मुंबई जैसे ताज होटल में डिनर करना मुझ जैसी गरीब लड़की का सपना ही हो सकता है। भाभी, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। सूरज, अपनी बहनों को देख रहे हो? तुम्हारी शादी से कितना ज्यादा खुश है। अपनी भाभी को जमीन पर पैर रखने ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि अपनी भाभी के लिए चांद तारे तोड़ कर लेकर आ सकती हैं। और नहीं तो क्या, हम हमारी भाभी को सारी लग्जरी फैसिलिटीज देंगे। हमारी भाभी को यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। भाभी, आपको ना बहन की कमी महसूस होगी और ना ही आपको दोस्त की। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतनी प्यारी ननंद मिली। भाभी, किस्मत वाले तो हम हैं जो इतनी प्यारी भाभी मिली। और फिर मीना गौरी को अपने साथ उसके रूम में लेकर जाती है और उसकी वॉर्डरोब दिखाती है, जिसके अंदर सभी ब्रांडेड ड्रेस, ब्रांडेड सैंडल, ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड पर्स लगे हुए थे, जिसे देखकर गौरी के तो होश उड़ जाते हैं। यह ब्रांडेड ड्रेस, ब्रांडेड सैंडल, ब्रांडेड मेकअप सब कुछ मेरा है, वो भी 1-2 नहीं, इतने सारे। तुमने तो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर ही बिठा दिया। भाभी, आपको मुंह दिखाई का गिफ्ट तो देना ही था, इसलिए ये हम 5 ननंद की तरफ से मुंह दिखाई गिफ्ट है। अभी और भी बाकी हैं। और तभी गौरी की एक ननंद ब्रांडेड ड्रेस निकालती है और गौरी को बहुत अच्छे से तैयार करती है, और फिर सब मुंबई के ताज होटल में डिनर करते हैं। गौरी को ये सब सपने जैसा लग रहा था। अगले दिन गौरी की तीसरी ननंद आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लेकर जाती है। भाभी, अब मैं आपकी आंखों की पट्टी खोल रही हूँ। ये है लो BMW कार की चाबी, आज से ये आपकी है। BMW कार? ये मेरी है, लेकिन मुझे तो कार चलानी ही नहीं आती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी 5 ननद है जिन पर कार भी चलानी आती है, वो आपको सिखा देंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ दिन में आप कार चलाना सीख जाएंगी। और भाभी, ये मेरी तरफ से पेरिस की 2 टिकट भैया के साथ घूमने जाना, ठीक है? गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो इतना प्यार संभाल नहीं पा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी 5 ननद उससे इतना प्यार करती हैं कि उसे इतनी लग्जरी चीज गिफ्ट कर रही हैं, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। जहां गौरी को उसके ससुराल में लग्जरी लाइफस्टाइल जीने को मिल रहा था, वहीं दिशा के ससुराल में दिशा की हालत बहुत खराब थी। तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? सारी रोटियां जला दी, दाल में भी इतना ज्यादा नमक, और खीर ऐसी बनाई है कि मीठे की जगह जहर। इतना मीठा खिलाकर हमें मारना चाहती है क्या? शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है, तुमने तो मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। इतना काम करवाते हो मुझसे। देख रहा है बेटा, तेरी बीवी कितनी जबान चला रही है, तेरी माँ से किस तरह से बात कर रही है। दिशा, यह तुम माँ से किस तरह से बात कर रही हो? चलो माँ से माफी मांगो। हाँ, तुम तो अपनी माँ की ही जुबान बोलोगे, तुम्हें तो अपनी बीवी नजर ही नहीं आती। मैं किस तरह से घर के कामों में लगी रहती हूँ, मुझे घर की बाई बना दिया। आजकल तेरी बहुत जुबान चल रही है, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दिशा ने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया था, जिस वजह से उसे ससुराल में काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ऊपर से उसे सास और पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले थे। वो ससुराल में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी अपने मायके आती है। अरे बिटिया, तू तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई। पिताजी, मैं आना तो चाहती थी, लेकिन हम पेरिस से दुबई चले गए, इसलिए आना ही नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी आती रहूंगी। वो बाहर BMW जो कार खड़ी है, वो तेरी है?
हाँ माँ जी, मुझे मेरी ननद ने मेरी मुंह दिखाई में दी थी और उन्होंने मुझे चलानी भी सिखाई, वरना आप तो जानती ही हैं कि मुझे सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालना आता था, स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं आता था। लेकिन अब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, मुझे मेरी पांचों ननद ने सब कुछ सिखा दिया है। और तभी रोते हुए दिशा भी अपने ससुराल से आती है। दिशा मेरी प्यारी बच्ची, चुप हो जा, क्या हुआ? और यह चेहरे पर निशान, यह सब कैसे हुआ बच्ची? दिशा यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। गौरी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। गौरी, हमने तुम्हारे ऊपर बिना वजह बहुत जुल्म किए, बहुत अत्याचार किया, वो सब कुछ सूद समेत मुझे मेरे ससुराल में मिल रहा है। मुझे समझ आ चुका है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। और फिर दिशा उसके साथ उसके ससुराल में जो कुछ हो रहा था एक एक कर अपने माता पिता और गौरी को बताती है, जिसे सुनकर दयावंती को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो भी गौरी से माफी मांगती है। अपनी बेटी का भला करने चली थी और दूसरी की बेटी का विनाश, और देखो परवाले ने कैसे मार दी कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को नरक में धकेल दिया। गौरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, आप दोनों इस तरह से मुझसे माफी मत मांगो। मैंने कभी भी आप दोनों को बददुआ नहीं दी, मैंने कभी आप दोनों के बारे में बुरा नहीं सोचा। प्लीज आप इस तरह से मुझसे माफी मांगकर मुझे पापी मत बनाइए। गौरी, सच में तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तो तुम्हें स्वर्ग जैसा ससुराल मिला, जहाँ तुम एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही हो, रानी बनकर रह रही हो। दयावंती और दिशा को एहसास हो चुका था कि उन्होंने बुरे कर्म किए, जिस वजह से उन्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है, और गौरी ने हमेशा अच्छे कर्म किए, जिस वजह से उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। गौरी अपनी माँ और बहन को माफ कर वापस अपने लग्जरी ससुराल आ जाती है और वहाँ एक अच्छा लाइफस्टाइल जीती है।